दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि नंदीग्राम में ड्रामे हंगामे के बीच ईवीएम में कैद हुई ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की किस्मत। जी हां, आपको बता दें कि ममता ने दावा किया है कि मैंने कभी भी इतना बुरा चुनाव नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं को बोयल मोक्ताब प्राइमरी स्कूल बूथ पर मतदान नहीं करने दे रही है। जी हां, आपको बता दें उसी दूसरे चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई और इस चरण में सभी का ध्यान नंदीग्राम पर था, जहां से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। नंदीग्राम में पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा, दावों, वार पलटवार की स्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके भाग्य का फैसला मतदाताओं ने गुरुवार को तय कर दिया, वह काफी आक्रामक दिखी। ममता ने दावा किया कि मैंने कभी भी इतना बुरा चुनाव नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं को बोयल मोक्ताब प्राइमरी स्कूल बूथ पर मतदान नहीं करने दे रही है। ममता पोलिंग बूथ पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक रही। बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि नंदीग्राम में तैनात केंद्रीय बल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर भाजपा की मदद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहां तक कि उन्होंने राज्यपाल के पास फोन करके शिकायत तक दर्ज कराई। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग उनके आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर अदालत में जाएंगी। ममता के बूथ से जाने के कुछ घंटे के बाद उनकी प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ बूथ पर पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री राजनीतिक नौटंकी कर रही हैं। अधिकारी ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी ने बोयल बूथ पर आराम से जारी मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने बयान जारी कर सफाई दी है कि मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की रुकावट नहीं हुई है। जहां एक तरफ नंदीग्राम का यह सूरत हाल था, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता के आरोपों को, शिकायतों को लेकर उन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बंगाल के जयनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता के क्रियाकलापों से पता चलता है कि वे नंदीग्राम में हारने जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि दीदी को जाना चाहिए। नंदीग्राम के लोगों का आज सपना पूरा हो गया। वे सिर्फ मतदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे बंगाल के बदलाव के रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर बता दें कि मुंबई में लॉकडाउन की सुगबुगाहट हुई तेज। विरोध में उतरे होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस वाले। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर रोड मैप तैयार किए जाने की सूचना के बाद महाराष्ट्र भर में अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन का विरोध शुरू हो गया है। औरंगाबाद के बाद अब मुंबई में भी लोग लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने सरकार द्वारा लाए जा रहे कोरोना के कड़ी नियम और लॉकडाउन को लेकर की जा रही चर्चा का कड़ा विरोध करा है। आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी स्थित लोखंडवाला के सभी होटल व्यवसायी रास्ते पर उतर आए और उन होटल व्यवसायी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम भी वहां पहुंचे। होटल व्यवसायियों ने सरकार के लगातार लगाए जा रहे कड़े नियमों का विरोध किया है और कहा कि इससे होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे होटल व्यापारियों का कहना है कि राज्य में अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो इस व्यवसाय से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कहा कि सरकार बिना आम आदमियों से चर्चा किए लॉकडाउन को लेकर फैसला करने की फिराक में है, जो एकदम गलत है। उन्होंने कहा कि कॉमन मैन के सामने इस तरह अपनी रोजी रोटी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और ऐसे में अगर सरकार इस तरीके के डिसीजन लेती है तो उससे आम आदमी के जीवन पर काफी असर पड़ेगा। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ बिल पास, दोषी को मिल सकती है 10 साल तक की सजा। जी हां, बात करें कि गुजरात विधानसभा ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिसमें विवाह करके कपटपूर्ण तरीके से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की कैद की सजा प्रावधान है। विधेयक के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया है जिसके बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का सजा
पूरा प्रावधान है। सरकार के अनुसार गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता यानी संशोधन विधेयक 2021 में उस उभरते चलन को रोकने का प्रावधान है जिसमें महिलाओं को धर्मांतरण कराने की मंशा से शादी करने के लिए बहलाया फुसलाया जाता है। विधानसभा में मुख्य विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी करा के या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यदि पीड़ित नाबालिग महिला, दलित या आदिवासी है तो दोषी को 4 से 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है और कम से कम 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि कोई संगठन कानून का उल्लंघन करता है तो प्रभारी व्यक्ति को न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है। सदन ने दिन भर चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी। भाजपा शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में भी शादी करके जबरन धर्मांतरण कराने पर रोक लगाने वाले इसी तरह के कानून लागू किए गए हैं। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा। आलिया भट्ट की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस का दूसरा वेब तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना के दूसरे वेब से भी महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री पर भी कोविड-19 का प्रभाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि बॉलीवुड कलाकारों का कोरोना वायरस से ग्रस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, मनोज वाजपेयी, आर माधवन, परेश रावल और आमिर खान के बाद आलिया भट्ट की कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आलिया भट्ट ने इस बारे में अपनी तरफ कोई जानकारी नहीं दी है और फिल्मफेयर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर आलिया भट्ट को कोरोना का संक्रमण होने की बात कही गई है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट गुरुवार की शाम को अपने डबिंग सेशन के बाद साथ साथ दिखाई दिए। दोनों कलाकार पहली बार किसी फिल्म में एक साथ रूप पहले पर्दे पर दिखाई देंगे। दोनों निर्देशक आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर, जिसमें सऊदी अरब की सलाह से नाराज भारत, बताया आकूटनीतिक। जी हां, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने उत्पादन नियंत्रण को कम करने के भारत के आग्रह को नजरअंदाज कर दिया है और ऐसे में भारत ने कहा है कि वह कच्चे तेल की खरीद किसी ऐसे देश से करेगा जो अनुकूल कारोबारी शर्तों के साथ सस्ती दरों की पेशकश करेगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत की रिफाइनरी कंपनियां आपूर्ति में विविधीकरण के लिए पश्चिम एशिया के बाहर से आर्थिक तेल की खरीद कर रही है। फरवरी में अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया था, लेकिन ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके अन्य सहयोगियों ओपेक प्लस के उत्पादन में कड़ाई बरतने के 4 मार्च के फैसले से पहले की बात की है। टाइम्स नेटवर्क के भारत आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आयात पर निर्णय से पहले भारत अपने हितों का ध्यान रखेगा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने भारत से कहा था कि वे उत्पादकों से उत्पादन बढ़ाने को खरीदने के बजाय पिछले साल बेहद निचली कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल के इस्तेमाल करें। प्रधान ने कहा कि सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री का यह बयान एक नजदीकी मित्र का अकूटनीतिक वक्तव्य है। प्रधान ने कहा कि भारत राजनीतिक और आर्थिक फैसले करते समय अपने हितों को ध्यान में रखेगा। उन्होंने कहा कि हम उपभोक्ता देश हैं और हमें दीर्घावधि के लिए ऊर्जा का आयात करना है। ऐसे में जो भी देश हमें सस्ता कच्चा तेल आसान शर्तों के साथ देगा, हम उसे खरीदेंगे। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा। 17 अप्रैल को सीएम केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर लाल किला के सामने स्थित चांदनी चौक की मुख्य सड़क के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है। इसे दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकसित किया गया है, जिसका सीएम अरविंद केजरीवाल आगामी 17 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चांदनी चौक को आधुनिक तरीके से विकसित किया है। इस सौंदर्यीकृत सड़क पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मोटराइज्ड व्हीकल्स के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि चांदनी चौक आने वाले लोगों को जाम समेत अन्य समस्याओं से 2-4 ना होना पड़े। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चांदनी चौक के मुख्य सड़क का पूर्ण विकास किया गया है और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस पूरे इलाके को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये बहुत
पुरानी जगह है और हम इस पुरानी ऐतिहासिक जगह की शोभा को वापस ला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली आने वाले लोग चांदनी चौक को देखने के लिए भी आकर्षित होंगे। केजरीवाल सरकार ऐतिहासिक धरोहर लाल किले को ध्यान में रखते हुए चांदनी चौक की मुख्य सड़क का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया था और यह सड़क लाल किला के ठीक सामने स्थित है और चांदनी चौक की पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान है। चांदनी चौक की जर्जर हालत की वजह से यहां वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था और लाल किला देखने आने वाले पर्यटक भी भीड़ और जाम की वजह से दुनिया भर में भारत की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसलिए केजरीवाल सरकार ने लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक चांदनी चौक की खूबसूरती को निखारने का काम शुरू किया ताकि यहां आने वाले पर्यटक चांदनी चौक की खूबसूरती को देखने से खुद को रोक ना पाए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि बीकानेर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली से लेके जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि लव जिहाद को शशि थरूर ने बताया बकवास, कहा ध्रुवीकरण की कोशिश। जी हां, आपको बता दें कि केरल चुनाव में बीजेपी के लव जिहाद को मुद्दा बनाने को लेकर पलटवार किया है। शशि थरूर ने कहा कि लव जिहाद को बेतुका कहा है और उन्होंने कहा कि इस तरह की जहरीली बयानबाजी करके ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। केरल के त्रिवंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि लव जिहाद की बात करना एकदम बकवास है। क्या कोई बता सकता है कि इस तरह कथित लव जिहाद को लेकर किसने केस दर्ज किए हैं? ये पूरी तरह से सांप्रदायिक जहरीली बयानबाजी है जिसका इरादा हमारे लोगों और विचारों का ध्रुवीकरण करना है। इस तरह का लव जिहाद हमारे यानी केरल के लिए एकदम बाहरी चीज है। यहां पर सत्ताधारी वाम पार्टियों के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के बीच मुकाबला है। केरल में बीजेपी भी अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस बार पार्टी चुनाव के बाद अपनी मजबूत स्थिति चाह रही है। बीजेपी ने अपने चुनावी वादे में सरकार बनने पर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही है। 45% मुसलमान और ईसाई आबादी वाले केरल में लव जिहाद का मुद्दा काफी उठता रहा है, लेकिन केरल में बीजेपी लव जिहाद के मुद्दे को उठाकर हिंदू वोटर के साथ ही ईसाई वोटरों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर बता दें कि पीएम मोदी का दावा, कहा ममता दीदी हार रही चुनाव, जल्द भरेंगी दूसरी सीट से नामांकन। टीएमसी ने दिया जवाब। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच नंदीग्राम में ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सीएम ममता ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया तो वहां वोटिंग सही ढंग से नहीं होने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई। हंगामा कर रही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग यहां के स्थानीय लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। इस बीच बंगाल के जयनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं और अब सुनने में आ रहा है कि वो किसी एक सीट से नामांकन भरने वाली हैं। दरअसल ममता बनर्जी काफी देर तक नंदीग्राम के बोयाल पब्लिक स्कूल के बूथ नंबर 7 पर धरने पर बैठी रहीं, जिस पर उनके सामने चुनाव रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये उनका राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है और वे नाटक कर रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी जयनगर में अपने भाषण में इस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। अभी भी अंतिम चरण के मतदान के नामांकन की तिथि बाकी है। क्या ये सच है कि ममता बनर्जी चुपचाप किसी एक सीट से नामांकन भरने वाली हैं? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस किरण खेर को ब्लड कैंसर। भावुक होकर पति अनुपम खेर बोले वो फाइटर हैं। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सांसद किरण खेर ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। इस खबर से बॉलीवुड में हलचल मच गई है। 68 वर्षीय किरण खेर के पति और अभिनेता अनुपम खेर ने इस बात की सूचना दी है कि किरण खेर ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और मुंबई में अपना इलाज करवा रही हैं। अनुपम खेर से पहले भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर की इस बीमारी को लेकर बीजेपी के एक सदस्य ने ही इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर इस बात को साझा किया है। अनुपम खेर ने कहा कि किरण खेर मल्टीपल मायलोमा, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर में उससे जूझ रही हैं। अभिनेता अनुपम खेर से पहले चंडीगढ़ से बीजेपी प्रेसिडेंट अरुण सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी थी कि किरण खेर ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उनका मुंबई में दिसंबर 2020
2020 से इलाज चल रहा है। अरुण सूद ने कहा कि किरण खेर ट्रीटमेंट पिछले साल ही शुरुआत हो गया था और वे रिकवरी के स्टेज पर हैं। उन्होंने बताया कि किरण खेर 4 महीने के इलाज के बाद अब रिकवरी कर रही हैं। किरण खेर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट थी। फिलहाल उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस किरण खेर को ब्लड कैंसर भावुक होकर उनके पति अनुपम खेर बोले कि वो फाइटर हैं। आपको बता दें कि अरुण सूद ने कहा कि 11 नवंबर 2020 को किरण खेर की बाई हाथ टूट गई थी, जिसके बाद चंडीगढ़ में टेस्ट के दौरान पता चला कि उन्हें मल्टीपल माइलोमा है, जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। उन्होंने जानकारी दी कि किरण खेर के अंदर ये बीमारी बाएं हाथ से लेकर दाएं कंधे तक फैल चुकी है, जिसके बाद वे 4 दिसंबर से मुंबई में इलाज करा रही हैं। और दोस्तों मैं बता दें कि बंगाल में जारी सियासी घमासान पर संजय राउत का बयान, कहा वहां असली से ज्यादा खतरनाक महाभारत। जी हां, आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावी संग्राम जारी है। पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण का मतदान किया जा चुका है और बाकी के 3 राज्यों में वोटिंग अभी होना बाकी है। इन सबके बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने बताया कि इन चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजधानी, विशेष तौर पर असम और पश्चिम बंगाल के अगले कदम को तय करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में जारी सियासी जंग को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बंगाल में जारी सियासी महाभारत असली से ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा सांसद संजय राउत पार्टी मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। बता दें कि इस साल की शुरुआत में शिवसेना ने बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और इसके बजाय सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें कि रजनीकांत को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, केंद्र ने किया नाम का ऐलान। जी हम बात करें कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। इस बार 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। रजनीकांत 5 दशकों ने साउथ की सिनेमा पर राज कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड की भी कई हिट फिल्में की हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के सभी हिस्सों के फिल्मकार, एक्टर, एक्ट्रेस, गायक, संगीतकार को समय समय पर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज उन्हें इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि 2021 का अवार्ड महानायक रजनीकांत को मिलेगा। रजनी बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज करते हुए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस बार उनका नाम चुना है। भारत में पहली फिल्म का निर्माण 1913 में हुआ था, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। इस फिल्म को दादा साहब फाल्के ने बनाया था। उनके निधन के बाद केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में इस अवार्ड की घोषणा की थी। जावड़ेकर के मुताबिक रजनीकांत के नाम का चुनाव एक ज्यूरी ने किया, जिसमें आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई शामिल थे। इन सभी ने एक मत होकर रजनीकांत के नाम पर मुहर लगाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर रजनीकांत ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद और इन लोगों को समर्पित किया अवार्ड। जी हां, आपको बता दें कि नाम के ऐलान के कुछ घंटे बाद रजनीकांत ने कहा कि भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और ज्यूरी को मेरा धन्यवाद, जो उन्होंने मेरा नाम दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना। मैं इस अवार्ड को उन लोगों को समर्पित करता हूं जो मेरे इस सफर में साथ रहे। सभी को दिल से धन्यवाद। वहीं पीएम ने अपने ट्वीट में कहा था कि सभी जनरेशन में पॉपुलर, शानदार अभिनय, शानदार पर्सनालिटी वाले रजनीकांत के लिए ये पुरस्कार है। तलाइवा को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, उन्हें बधाई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार सुबह रजनीकांत के नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 5 दशक तक लोगों का मनोरंजन करने वाले रजनीकांत को इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि बंगाल चुनाव में एनसीपी ममता बनर्जी का कर रही है पूर्ण समर्थन। नवाब मलिक बोले शरद पवार आखिरी चरण में करेंगे रैली। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर आज यानी 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हो गई। गुरुवार को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार यानी 31 मार्च को कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और ममता बनर्जी का पूर्ण
रूप से समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार 1 अप्रैल 2021 से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले थे, पर हाल ही में हुई बीमारी के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, लेकिन वे बंगाल चुनाव के अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इससे पहले 29 मार्च को सूचित किया था कि शरद पवार के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को पेट की बीमारी का पता चलने के बाद रद्द कर दिया गया है। शरद पवार को पेट में हुई अचानक दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका 31 मार्च को ऑपरेशन भी हुआ है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि अप्रैल में ही पड़ेगी भीषण गर्मी। दिल्ली समेत 7 राज्यों में धूल भरी आंधी की आशंका, अलर्ट है जारी। जी हम बात करें कि देश के कई हिस्सों में अभी से ही भीषण गर्म पड़ने लगी है। सबसे ज्यादा ग्रस्त तो ओडिशा है। यहाँ सूर्य देवता एकदम से मेहरबान हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ का पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो वहीं ओडिशा समेत राज्य कई जिलों में अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 दिनों तक ओडिशा के तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। तो वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 3 अप्रैल से देश के कई राज्यों में लू चलने की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।